है ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगी, परंतु इसकी व्याख्या बताने से पहले आपको हरिवंश राय बच्चन के बारे में बता दूं, और साथ ही ये भी बता दूं कि जितने आपको एक कॉपी बनानी है, ठीक है, और उसके 3 भाग कर लेने हैं। समझ में आ रहा है? एक ही कॉपी, 2-3 कॉपी नहीं बनानी है, एक कॉपी बना लीजिए और कोई बुक मार्क लगा करके इसके 3 भाग कर लीजिए। पहला है, उसमें है आपका गद्य खंड और काव्य खंड एक साथ, गद्य खंड और काव्य खंड एक साथ। समझ में आ रहा है आपको? फिर उसके बाद है वितान, उसी में से वितान कर लीजिए, और तीसरा भाग क्या है, व्याकरण कर लीजिए। व्याकरण के लिए कम पेज रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर व्याकरण आपने कक्षा 11 में कर लिया है। ठीक है, तो जो बचा है वो आपको कराया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 2-3 कॉपी नहीं बनाने की, मैंने 3 कॉपी बना ली, 4 कॉपी बना ली। ठीक है, केवल एक कॉपी बनानी है, उसे रोज़ लेके आना है, और जो कराया जा रहा है वो प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न मैंने भक्तिम के दिए थे, ठीक है, उनको आपको कॉपी में करना है, और सब होने चाहिए। जो नहीं समझ में आता है उसको मैं बार बार कहती हूँ, आप पूछ लीजिए। अब काव्य खंड में सर ने आपको आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का बता दिया है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको उसके बारे में रिपीट कर दूंगी। ठीक है, परंतु हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानने के बाद ही आप उनकी कविताओं को जान सकते हैं। तो उनका जो मूर्धन्य साहित्यकारों में उनका प्रयागराज के मूर्धन्य साहित्यकारों में है उनका स्थान है। उन्होंने हालावादी दर्शन, उनका हालावादी दर्शन बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि गद्य के क्षेत्र में नहीं लिखा, जैसा कि आपने पहले महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ा, और मैंने बताया कि वो जितनी काव्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है उतनी गद्य के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। परंतु हरिवंश राय बच्चन गद्य के क्षेत्र में उन्होंने लिखने का प्रयास किया। कहानी, नाटक, डायरी, आत्मकथा आदि उन्होंने लिखी और प्रसिद्ध भी हुई, परंतु जितनी प्रसिद्धि उन्हें काव्य के क्षेत्र में मिली है उतनी प्रसिद्धि उन्हें गद्य के क्षेत्र में नहीं मिली। तो इन्होंने हालावादी दर्शन का अर्थ होता है, ये छायावादी कवि नहीं थे, परंतु फिर भी इन्हें लगता था कि दुनिया को जानना है, तो दुनिया को जानने से पहले स्वयं को जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो मधुशाला इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है। मधुशाला, मधु कलश, और भी बहुत सी इनकी रचनाएं हैं, परंतु सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी क्या है, मधुशाला है। उसी ने उन्हें इतनी अधिक ख्याति दिलाई। तो इनका पूरा वाग्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। ठीक है, और इन्होंने ये विदेश मंत्रालय में भी हिंदी के विशेषज्ञ रहे। तो इस तरह से इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में एक विशेष स्थान बनाया। तो आप लोगों में से ज़्यादातर इन्हें अमिताभ बच्चन के पिता के नाम के रूप में ही जानते हैं, परंतु ये अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में नहीं, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान के कारण जाने जाते हैं। इनकी हमेशा इन्होंने प्रांजल शैली में, इनकी शैली हमेशा प्रांजल शैली और में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। पहली कविता इनकी जो आत्म परिचय है
जो कि क्या है, इन्होंने है अपने बारे में, इसमें स्वयं के बारे में परिचय दिया है। तो इनका पहले कविता में ये मानना है कि वो संसार में रहते हैं, क्योंकि संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, ठीक है। परंतु दुनिया में कटकर नहीं रहा जा सकता, परंतु दुनिया के नियम कानून का पालन करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनका और संसार का संबंध द्विधात्मक तथा द्वंद्वात्मक है। यानी कि द्विधात्मक माने होता है दोनों तरफ है, द्वंद्वात्मक मीन्स होता है कि ये द्वंद्व की स्थिति में, अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात क्या है, संसार की सारे उत्तरदायित्व को पूर्ण करते हैं, और दूसरी तरह से कहते हैं ये संसार न मुझको भाता, अर्थात ये संसार क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से ये चीज़ें, इनकी द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक स्थिति क्या है, बार बार प्रकट हुई है। ये कहते हैं कि क्या है कि क्या है, अवसाद लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये सब क्या द्वंद्वात्मक स्थिति है, ठीक है। तो इनका बस एक ही पंक्ति में इनको कहा जा सकता है कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ परंतु बाज़ार खरीदार नहीं हूँ। अर्थात इनका कहना है कि जो कुछ भी वो अपना चाहते हैं उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, परंतु साथ ही साथ क्या है, दुनिया में रहना भी आवश्यक है। तो जो कविता ये इनके आत्म परिचय का है, ठीक है। तो दूसरी कविता इनकी क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, निशा निमंत्रण से ली गई है। तो इसमें बहुत अच्छा ये गीत है, ठीक है, और बहुत सरल बिंबों द्वारा ये है, आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि समय है बहुमूल्य है, ठीक है। अगर हम समय से अपना कार्य नहीं करेंगे, समय के महत्व को नहीं पहचानेंगे, तो समय क्या है, व्यतीत हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि 3 बातें बहुत अधिक आवश्यक हैं, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ठीक है। पहला, कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, समय के महत्व को पहचानना चाहिए। दूसरा, शिथिलता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि हमें अपने कोई हमारे प्रयास की प्रशंसा करने वाला हो, कोई हमें क्या प्रोत्साहित करने वाला हो। फिर से मैं बता रही हूँ, जो इनकी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये निशा निमंत्रण से ली गई है। तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि अगर व्यक्ति के पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जज्बा ना हो तो है लक्ष्य है सामने से निकल जाता है। दूसरा है, उनका कहना है कि अगर हमारा प्रयास है करने का तरीका सही ना हो तो लक्ष्य हमारे सामने से निकल जाता है। तीसरा, इनका ये कहना है कि अगर लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई हमारा अवलंबन होना चाहिए, अर्थात कोई हमें प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, कोई हमें है हमारे लिए उस विषय में अग्रसर करने वाला होना चाहिए। जैसे है चिड़िया का उन्होंने उदाहरण दिया कि चिड़िया क्या है को जब ये ध्यान आता है
कि बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे भोजन के लिए, तो वो उसके है पंख जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और वो समय से क्या है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका निशानी बनता है। तो मैं थोड़ा सा आपको आत्म परिचय, वैसा तो सर ने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी मैं क्या है कुछ आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि कक्षा 12 में ज़्यादातर है मुझे ही पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है, कुछ पंक्तियाँ, और उसके बाद है फिर मैं ये कविता आपको बताऊँगी। तो प्रथम 4 पंक्तियों में कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनके जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, ठीक है। तो ये कविता मैंने बताया कि इनकी अपनी स्वयं के जीवन के बारे में, कि वो संसार के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस कविता को समझने से पहले, इन कविता की 4 पंक्तियों को समझने से आरंभ की पहले आपको ये समझ लेना आवश्यक है उनके जीवन के बारे में। उस समय है उनकी प्रथम पत्नी श्यामा की मृत्यु हो चुकी थी और उनका जीवन क्या है दुख और निराशा से भरा हुआ था। और उसी समय उनके जीवन में दूसरे प्रेम का आगमन हुआ था। इसी विचार को उन्होंने क्या है अपनी इस कविता में व्यक्त किया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जो अलंकार हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो और दूसरी चीज़, काव्य को आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि है काव्य में अब आपको कक्षा 12 में व्याख्या नहीं आएगी कि आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखें, बल्कि काव्य सौंदर्य आएगा, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य के 2 भाग होते हैं। एक है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य अर्थात इस कविता की पंक्तियों का भाव कवि क्या कहना चाहता है और अर्थ स्पष्ट करना है। और दूसरा क्या है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में 5 चीज़ें आपके लिए आवश्यक है: भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। तो जो मैं बता रही हूँ इसमें आपको मैं अलंकार भी बताती रहूँगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर पंक्तियों का आपको शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है, भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है, और पूरी जितनी भी आपको ये करना है इनका भाव सौंदर्य आपको लिखना है कॉपी में। समझ में आ रहा है? जब तक आप से लिखेंगे नहीं, अंदर नहीं घुसेंगे, तब तक क्या है आपको नहीं समझ में आएगा। तो केवल 4 क्वेश्चन आंसर नहीं कर लेने हैं, बल्कि क्या है आपको इनका भाव सौंदर्य लिखना है, और कहाँ कहाँ आपका इसमें है अलंकार है, कहाँ कहाँ आपकी कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो शिल्प सौंदर्य पूरी कविता का ज़्यादातर क्या है एक ही जैसा रहता है, ठीक है। तो पहली पंक्ति, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग और जीवन में जा जा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ही यही है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति क्या होना है, क्या होता है, ये है लगातार क्रम से एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होना क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। भार मीन्स होता है बोझ, ठीक है। तो यहाँ भार बोझ के लिए नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि कवि के लिए संसार बोझ नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो संसार से निरपेक्ष नहीं रह सकते हैं, संसार के लोगों को प्यार करते हैं, ठीक है। तो उनका कहना है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। भार मीन्स होता उत्तरदायित्व। तो मेरे ऊपर संसार के लोगों का क्या है उत्तरदायित्व है, ठीक है। यानी कि मैं एक कवि हूँ तो मेरा उत्तरदायित्व अपने समाज के प्रति है,
अपने है, समाज के प्रति है, अपने परिवार के प्रति है। तो मैं पूरे समाज, अपने परिवार का उत्तरदायित्व ले